सही है। अब जो हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं वो है 501 की एज़ कम 501 की। पहले जो हम बना चुके हैं हम लोग 541 सॉरी 571 और 501 की हम लोग 521 की बना चुके हैं। अब हम 501 की बना रहे हैं स्ट्रेट्स के प्रैक्टिकल की। 501 के रिलेटिवली 10 प्रैक्टिकल हैं जो दूसरे प्रैक्टिकल से इस तरीके से हम डिफरेंट हैं कि इसमें इंटीग्रेशन और इक्वेशंस बना के फिर उसमें वैल्यू पुट की गई हैं। सही है। और इसकी अगर हम थ्योरी समझ ले ज़्यादा बेहतर है। जितनी मैं समझा सकता हूँ उतनी मैं समझा दूंगा, क्योंकि अभी के लिए तो आई सपोज मेन गोल ये है कि प्रैक्टिकल्स किस तरीके से हो रहे हैं समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिकल नंबर 1 का। अच्छा, मैं भी ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके करूँगा, जैसे मैंने कहा मैंने पीडीएफ बनाया हुआ था काम का, उसके फिर हम लोग उससे देख रहे हैं। इस तरीके से मैं बता दूंगा और आपके पास क्वालिटी भी इसकी सही आती रहेगी। राइट, मिनिमाइज़ कर दूँ इससे मैं। अब बातें प्रैक्टिकल 1 पे। जो भी चीज़ पे जहाँ भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ मैं उस तरफ कोशिश करूँगा कि मैं ये अपना कर्सर जो है लेकर जाऊँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट्स कंसिडर द स्टैटिस्टिक्स टी इज इक्वल टू समीशन एक्स स्टडी एंड स्टडी इट्स बिहेवियर। सही है। सपोज वी हैव अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5। सही है। फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 5 है और स्टैंडर्ड डिवीजन भी 5 है। सही है। कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टी हमें यहाँ पर बनाना है। टी क्या दिया हुआ है? समीशन एक्स बनाना है हमें। सही है। अच्छा, ये 5 नहीं है, ये एक्चुअली 3 है असल में, ये चेंज हो चुका है। ये 3 है, याद रखिएगा, सॉरी साइज 3 है। कमेंट ऑन रिजल्ट इन व्यू दैट द ऑफ द एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमें इसके रिजल्ट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। हमें बताया हुआ कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लिहाज से बनाना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है हम वो पीडीएफ उसकी क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे जो इसमें लिखी भी नहीं है, पर आप शायद सबको पता ही होगा। मैं एक सेकंड नोट पैड में अगर आपको दिखा दूँ। सही है। नोट पैड पर मैं आपको लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि जेड के टेबल की जो फार्मूला होता है वो होता है जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस म्यू डिवाइडेड बाय जेड। जब इसको आप रीअरेंज करेंगे ये दिखाने के लिए, सॉरी सिग्मा। सही है। जब आप इसे रीअरेंज करेंगे ये दिखाने के लिए कि एक्स एक तरफ हो जाए और बाकी सारे एक तरफ हो जाएं, तो फिर आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, जेड सिग्मा, यानी जेड से सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस म्यू। सही है। और जैसा आप देख सकते हैं z, हमारे पास z की वैल्यूज़ हमने यहाँ से निकाली है। बताता हूँ कहाँ से निकाली है। सिग्मा आपको दिया हुआ है मतलब सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 5, और आपको म्यू दिया हुआ है 5, जिसको फिर आप जब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपके पास जो एक्चुअली x की जो इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल के लिए वो होगी 5 यानी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 5। ये कौन सा 5 है? ये म्यू का 5 है। सही है। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है 5z की। अब मैं बताता हूँ इस्तेमाल कहाँ होती है। पहले आप जो है, आपको जैसा आपको पता है आपको 100 रैंडम सैंपल्स बनाना है। सही है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपके पास सवाल में लिखा हुआ आएगा, और अगर नहीं भी लिखा हुआ आया तो आपको प्रॉब्ली बताया जाएगा कितने रैंडम सैंपल बनाने हैं। ऑफ कोर्स राइट, मतलब रैंडम सैंपल का साइज़ क्या होगा। रैंडम सैंपल हमें 3 बनाने हैं, मतलब सैंपल 3 बनाने हैं, उनका साइज़ 100 है या कुछ बताया ज़रूर जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन और टी की बताया हुआ क्या है। सही है। म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 कुछ भी नहीं है, रैंडम वैल्यूज़ हैं। आप कैलकुलेटर से रैंडम करके वैल्यूज़ बस निकाल लेंगे, कुछ नहीं। वो रॉ रैंडम वैल्यूज़ आप बस ऐसे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 करके पुट करते रहेंगे 100 तक। सही है। बाकी फिर है z। अब z कहाँ से आया? ये z1 आया, 0.015 है वैल्यू म्यू की। अब हम चलते हैं z के टेबल पे, 0.015 थी राइट। अब आप यहाँ पर चेक करें 0.015 सबसे करीब कहाँ आ रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो ये रहा, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सही है, 0.015। और अगर चेक करें तो -2.1। सही है। और ऊपर से क्या है, -2.17 है राइट। तो वो ये रही -2.17 राइट। इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। नो डाउट ये बहुत लेंथी और बहुत लंबा काम है, लेकिन आई सपोज़ अगर आपके पास एग्जाम्स में ये आया तो कम ही आएगा। अब x कहाँ से आया? x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यही इक्वेशन से उठाई हैं। आप 5z यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई -2.17 प्लस 5 कर देंगे।
इस तरीके से यहाँ पर -5.85 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से ये सारा का सारा होगा। और टी समीशन एक्स आई क्या है, बस x1 x2 और x3 को बस प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि -5.85 बड़ा है। सही है। इसी तरीके से आप करते रहेंगे। देखें ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप जो है पुट करते रहेंगे। अब फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनानी है। सही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने को कहा हुआ है, तो आप वही आर मैक्स माइनस मिनिमम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे कि टी। अच्छा, ये वैल्यूज़ कहाँ से उठाएंगे? वो अभी उठाएंगे एक्स वाली से, जो टी आपकी वैल्यूज़ है। टी क्या है? टी इक्वल टू समीशन एक्स है। सही है, वो वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। टी की वैल्यूज़ पर मतलब इस्तेमाल हो रहा है, याद रखिएगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू रखें, उसकी मिनिमम वैल्यू रखें, माइनस कर दें, आर आ जाएगा, के आ जाएगा 1+3/3 लॉग एन, मतलब एन कितने हैं, एन आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी वो आप पुट कर दिएगा। सही है। और फिर एच इज इक्वल्स टू आर ओवर के, आप वैल्यू पुट कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गई। सही है। फिर आप इसका क्लास इंटरवल, ट्रेडमार्क, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा। फिर आप आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जैसे सवाल होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन यही होती है, पीडीएफ यही होता है क्या, लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस की पावर लैम्डा एक्स। सही है। जब आपने फिर इसको खोला, ये बनता है 1 ओवर लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर लैम्डा, सॉरी एच कह रहा हूँ। सही है। सी डी एफ जो है वो एफ एक्स, इसका जब आप निकालेंगे, सी डी एफ जो आप निकालेंगे इसका, वो होगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स। सही है। फिर इन्वर्स सी डी एफ आप निकालेंगे इसी लैम्डा का, कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा है, और लैम्डा क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये रहा लिखा हुआ है, राइट। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, वैल्यूज़ को सेट करेंगे कि आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाए। आपने सेट करा, ये आ गया माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस म्यू। सही है। आपने फिर लैम्डा को इधर भेज दिया, तो ये माइनस 1 ओवर लैम्डा फिर लॉग 1 माइनस म्यू हो जाएगा। जैसा आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू 5 है। लैम्डा की वैल्यू कैसे 5 है, आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन 5 दिया हुआ है, और लैम्डा में और एक्सपोनेंशियल में मीन और वेरिएंस एक होता है। तो आप मीन क्योंकि 5 दिया हुआ है, 5 पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपके पास आ गई वैल्यू। अब म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 आपके पास वही वैल्यू है। म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 वही रैंडम वैल्यूज़ हैं, कहीं से भी निकाल लिएगा, बस एक्स की इक्वेशन में पुट कर दिया, आपके पास वैल्यू होगा, टी समीशन एक्स आपके पास आ गया, राइट। इसी तरीके से आप 100 वैल्यूज़ बनाते ही जाएंगे बस। सही है। फिर मैक्स माइनस मिनिमम, फिर 1+3.3 लॉग एन 2 क्यों आ रहा है, अब आप सोच रहे होंगे बार बार कि जैसे आप चेक करें 1+3.33 लॉग की पावर एन। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को कहा हुआ है। इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसको आप याद रख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगी। आर ओवर के आपने वही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। सही है। फिर आपका इसको ग्राफ बनाने को भी सवाल में कहा था, जैसा आप देख सकते हैं, आपने इन दोनों की वैल्यूज़ का ग्राफ बनाया। ग्राफ किस चीज़ का रखा है आपने, नीचे जो वैल्यूज़ रखी है याद रखिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की रखी है, और ऊपर आपने यहाँ पर वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रखी है। सही है। और इसी तरीके से अब लैब 2 शुरू होता है। लैब 2 में क्या कहते हैं हम, लैब 1 ख़त्म हो गया। सही है। लैब 2 में कहते हैं कि भाई लेट कंटेनियस वेरिएबल एक्स हैज़ द PDF। कंटेनियस एक वेरिएबल है। सही है। उसका है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जिसकी लिमिट आपको दी है 1 से लेकर 0 तक की है, या 0 से 1 है, जो भी कहना चाहें। फिर सही है। उसका ए पार्ट क्या है, लेट x1 एंड x2 आर रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड p x1 ओवर x2 इफ लेस देन इन 3 वेज। सही है। आपको प्रॉबिलिटी निकालना है कि x1 डिवाइड बाई x2 जो है वो 2 से कम है 3 वेज से। ये अगर आपको थोड़ा समझ में आए, प्रॉबिलिटी निकाल लें, और लेस देन 2 की बात की जाए तो आपको प्रॉब्ली प्रोपोर्शनल का ख्याल आएगा, और ये प्रोपोर्शनल के तरीके से ही है एक्चुअली। पहला तरीका कौन सा निकालना, जिससे निकालना है आपको तरीके बताएं किस तरीके से निकालना है। एनालिटिकली यूजिंग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड x2 डायरेक्टली बाय फर्स्ट फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x1 एंड x2 यूजिंग CDF। और तीसरा पार्ट है यूज सिमुलेशन ऑफ 100 रेप्लिकेशन, कॉमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ सिमुलेटेड प्रोबेबिलिटी। सही है। मतलब आपको पहला तरीका एनालिटिकली निकालना है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तीसरा जो है वो रेप्लिकेशन इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ही निकाली जा रही है, याद रखिएगा, बस ये 3 अलग तरीके से निकाला जा रहा है। सही है।
हमें तरीके बताएंगे किस तरीके से निकालना है। पहला तरीका देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 के साथ। लेट कंटेनियस वेरिएबल एक्स एज अ पीडीएफ, हमें बताया हुआ है 2x है, लिमिट 1 से 0 तक है। पार्ट 1 ए में हम बताते हैं कि हमें x1 और x2 की लो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 तरीकों में। पहला तरीका जो है, हमने fx1 जो है वो 2x1 सपोज कर लिया, fx2 को 2x2 सपोज कर लिया। सही है, लिमिट हमने इनकी वही रखी है। फर्स्ट वे जो है वो fx जॉइंट वाला तरीका था, तो fx1 कॉम x2, इसको जो सॉल्व करने का तरीका वो ये होता है कि fx1 जो होता है वो fx2 से मल्टीप्लाई होता है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 4x1 x2, राइट। सेकंड तरीके में जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आपको कोई ना कोई तरीका हुआ होता है, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है। सही है, इसमें चूँकि हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं इसलिए इक्वेशन बनाने का ही तरीका यही है कि पी एक्स क्या कहते हैं, आपको बताना है कि क्या कहते हैं पी x1 ओवर x2 क्या कहते हैं इज़ लेस देन x2, या आप ये कह लेंगे x2 इज़ ग्रेटर देन x1 ओवर x2। और फिर अगर आपको ये राइट हैंड साइड वाली बन गई, यानी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाली। सही है, और जैसे याद है कि आपको पुराने प्रैक्टिकल्स में भी हमें जैसे राइट हैंड साइड वाला निकालना होता था क्रिटिकल रीजन का, तो आप फिर 1 माइनस कर दो, जैसे ग्रेटर देन निकालना है अगर, तो 1 माइनस हमने लेस देन के लिए भी निकाल लिया और फिर ग्रेटर देन के लिए भी वैल्यूज़ को निकाल लिया। सही है, इक्वेशन बनाई है और कुछ नहीं करा है। थर्ड वे में हमने कुछ नहीं करा, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है, पी x1 x2 इस लेस देन 2। सही है, आपने वही इसकी वैल्यू रखी है कि 1 से लेकर 0, फिर 0 से लेकर x1 ओवर 2। सही है, ये आपके पास लिमिट आपने पुट कर दी इसकी x1 x2 की, dx1 dx2 की। सही है, आपने कुछ नहीं, आपने बस यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करा, इंटीग्रेशन अप्लाई करी, 0.5 आपके पास आंसर आ गया लिमिट्स और उनको इंटीग्रेट करके। सही है, पार्ट बी में आ जाते हैं, fx1 x2 क्या होता है। सही है, अच्छा अब आप गौर कर रहे होंगे कि सवाल में भाई हमें दिया हुआ था कि तीसरा पार्ट है, कि तीसरा पार्ट तो सिमुलेशन ऑफ अंडर एप्लीकेशन था, वो कहाँ हुआ है। सही है, तो आप फिर बोल रहे होंगे कि भाई तीसरा पार्ट का, इसका तीसरा पार्ट में तो ये था, लेकिन तीसरा पार्ट में तो पता नहीं क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। सही है, तो उसके लिहाज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका असल में इसमें भी इन लोगों ने असल में थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है। यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन हमने बनाई थी, फिर यहाँ पर हमने इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने पुट करा है, और fx1 fx2 की, क्योंकि थर्ड में ये एक्चुअली सेकंड ही है। यहाँ पर इक्वेशन बनाई है, ये भी सेकंड ही है एक्चुअली। सही है, इक्वेशन बनाई है और फिर इक्वेशन का हमने CDF निकाला, जैसे आपको पता था, आपको लिखा हुआ था उसमें CDF बनाना है, राइट। CDF के लिए हमने इक्वेशन कौन सी पुट करी, क्योंकि आपको जॉइंट में ही CDF है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई थी फर्स्ट वे से एनालिटिकली करके 4x1 x2, और आपके पास लिमिट्स थी जो आपको दोनों की बनानी थी। जब आप ज्वाइन कर रहे तो आपने dx1 dx2 लिख दिया और आपके पास वैल्यूज़ आ गई। जैसा आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन एक्चुअली ये है जिस पर अप्लाई हो रहा है। सही है, अब यह जो हो गया है ये है दूसरा सवाल शुरू, पार्ट बी। दूसरा सवाल भी मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। लेट x1 एंड x3 अब आ गया है, a random sample of size 3 from the given distribution, let y is the largest observation। y जो है वो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, PDF ऑफ y निकालो। सही है, y निकालो, अगर 0.8 है दो तरीक़ों से, पहली तो एनालिटिकली जैसे हमने पहले निकाला था अभी इधर जैसा हमने निकाला था, और दूसरा वही सिमुलेशन इस्तेमाल करके इसमें। सही है, पहले हमने एनालिटिकली इसको निकाला पार्ट बी में, fx1 fx2 जो हमें PDF। सही है, क्या लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, हमने लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकाली, ये आपके पास आ गई। फिर आपने यहाँ पर f ऑफ y निकाला, क्योंकि आपको पहले तरीके में निकालना था, आपके पास y6 ओवर 6 की वैल्यू आ गई। सही है, इसका फिर स्टेप 1 ये हुआ कि आपने इस पर क्या कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाई। सही है, पार्शियल ओवर पार्शियल y, 6y5 ओवर 6। सही, यहाँ से जब आप पुट करते हैं वैल्यू तो आपके पास ये आंसर आ गया। स्टेप 2 में फिर आपके पास यही है। स्टेप 2 में आपके पास ये एनालिटिकली फाइंड करना है।
ये रही इसकी इक्वेशन, y इक्वल्स प्लस एन एट 0 पॉइंट जो ऊपर से पेज कट रहा था पहले वे से, डी वाई 0.8 आपने पुट करी वैल्यू 0 से लेकर 0.8 तक, क्योंकि आपके पास वैल्यू दी हुई है। y5 डी वाई वाई ओवर 6, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको 0.048 वैल्यू आ गई फर्स्ट वे से कि y लेस देन 0.48 प्रॉबिलिटी है। फिर आपने यहाँ पर x1 x2 x3 क्यों निकाला, क्योंकि आपको 3 रैंडम साइज़ दिया हुआ था आपको, सही है, कि 3 रैंडम सैम्पल्स बनाने और 100 रेप्स का साइज़ है। x1 ओवर आपने x2 निकाला है क्योंकि आपको वो भी निकालना था लेस देन 2। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं x1 x2 x3 आपने जो रैंडम वैल्यूज इस्तेमाल करी हैं तीनों के लिए। अब ये ही जो है ये दो जो कॉलम है इसमें जो है पहले सवाल के आपके पास पुट की गई हैं, सही है। जो पहले सवाल में याद है आपको लिखा होता है कि x1 और x2 का तीन तरीक़ों से निकालो और ये बताओ कि लेस देन 2 है, तो मैंने कहा भी आएगा वो ये रहा। इसमें एक्चुअली मिलाकर लिखा हुआ है, आप अलग करके लिख लें, अलग करके लिख लें, साथ मिलाकर लिखना साथ मिलाकर लिख लें, सही है। साथ मिलाकर लिख के सपोज टाइम का मिसाल होगा। यहाँ पर इस्तेमाल ये जो दो कॉलम है पहले सवाल के, और ये जो कॉलम है वाई लार्जेस्ट निकालना था और 0.8 से कम है, वो आपके पास दूसरे सवाल के, सही है। आपको सारी 100 वैल्यूज़ आ गई, फिर जो आपके पास वैल्यूज़ आ गई 77 इसका है, किसका है, लेस देन 2 का है, और लेस देन 8 का 59 है। तो आपने एनालिटिकली आपने बस पुट कर दिया जो आपने निकाला था 0.5, और सिमुलेशन आपने बता दिया कि 77 है। फिर आपने एनालिटिकली बता दिया 0.04 थी और सिमुलेशन आपने बता दिया 59 है। बस आपने प्रूफ कर दिया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे। प्रैक्टिकल नंबर 3 अगर कंपैरेटिवली देखे जाएँ तो ज़्यादा आसान है। लेट x1 एंड x2 बी टू बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स ईच विथ n1 एंड n2 5 है, यानी दोनों दो सैंपल हैं और उन दोनों का n1 सैंपल साइज जो है वो 5 ही है। प्रॉबिलिटी आपको 0.6 दी हुई है। लेट y बी द सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, एनालिटिकली फाइंड प्रॉबिलिटी दैट y एक्सीड 8। एनालिटिकली फिर से बताओ कि 8 एक्सीड करता है नहीं करता, सही है। नाउ सपोज यू डोंट नो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम एंड स्टिल वांट टू एस्टिमेट द प्रॉबिलिटी। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता सम की कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा है, तो सिमुलेशन को तुम बाइनोमियल से इस्तेमाल करो। मतलब आपको बोला गया कि आपको सपोज करो आपको पता ही नहीं है कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको बाइनोमियल से इस्तेमाल कर लो, सवाल में बताया है। ये क्या हुआ, अच्छा सही है। n5 दिया हुआ है, p 0.6 सवाल में भाई ये 100 रेप्लिकेशन इस्तेमाल करनी है टू एस्टिमेट द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, कमेंट ऑन द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी, सही है। एक तो एनालिटिकली निकालना है कि x1 आपको बता दे दो सैंपल है n1 n2, तो उनका x1 और x2 सम करेंगे तो b आपको 5 दिया है, 0.6 दिया है दोनों में। y क्या है, x1 प्लस x2 है, सही है। लेट y बी द सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल, सही है। रैंडम वेरिएबल आपके पास ये थे दो, और सम का रैंडम वेरिएबल यानी दोनों रैंडम वेरिएबल का प्लस, इसलिए यहाँ पर आपने प्लस करके लिखा है सम, सही है। अब बता दें कि y बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस्तेमाल हो रहा है जिसमें 5 + 5 n है, क्योंकि दोनों का सम निकालना है, तो दोनों के हमने नंबर ऑफ सैंपल सेम कर दी तो 10 हो गए, और 0.6 प्रॉबिलिटी, तो प्रॉबिलिटी रहती है, सही है। प्रॉबिलिटी तो एक ही रहेगी ना ऑफ कोर्स। आपने एनालिटिक्स निकाला ग्रेटर देन 8 है, पी वाई 9 निकाला, पी वाई 10 निकाला। बाइनोमियल की आपने बस यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करा, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, वैल्यूज पुट करी, आपके पास आंसर आ गया। पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि y प्लस है, y इन दोनों का प्लस है, आपके पास ग्रेटर देन आ गया 0.046, आपके एनालिटिकली आ गए। अब आपके पास होता है सिमुलेशन का तरीका। सिमुलेशन में आपने वही लिखा 0.5, सही है। अब चूंकि इसमें n 1 है, सही है, याद रखिएगा यहाँ पर सैंपल्स दो सपोज किए गए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर n का साइज़ हमें एक ही बताया गया है इसलिए हम एक ही बनाएंगे, सही है। आगे भी एक सवाल आएगा जिसमें अलग बनाएंगे, मैं वो भी तरीका बता दूंगा, सही है। x क्या कहते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, सही है। 0 से लेकर 5 तक हमने q ली वैल्यूज़, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। आप पहले 0 लिखेंगे प्रॉबिलिटी, और आप 0 को मतलब x पुट करेंगे यहाँ पर, सही है। आप पुट करते रहेंगे, n आपके पास 5 है, आप पुट करते रहेंगे 0.01024, 0.4 5 माइनस एक्स, सही है। 0 एफ एक्स सी डी एफ क्या है, ये यहाँ पर यही वैल्यू आपने बस यहाँ पर पुट कर दिया। क्यूमुलेटिव रेंज क्या है आपकी, मैं आपको बताता हूँ। 1 आपने फिर एक्स में पुट करा, फिर 0.0768 आपने 5 रखा, आपने वैल्यू पुट करी। ये वैल्यूज़ की थ्योरी ज़रा समझिएगा आप, क्योंकि आप सी डी एफ बना रहे हैं। सी डी एफ आपको पता है कि इसका मतलब होता है, सी डी एफ जो होता है एक तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी उसका आंसर आखिरी जो आता है वो 1 आता है, तो आपके पास 1 आना ज़रूरी है, राइट।
तो आप इसको चूँकि लेकिन हमें यहाँ पर सम बताया हुआ है कि लिमिट क्या है, इसलिए आप क्या है हमने 5 फुट करा, लेकिन ऑन द सपोजिशन कि आपके पास लिमिट नहीं बताई होती तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाता। आगे ऐसा एक सवाल आएगा, मैं एक्चुअली इसी वजह से मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ उसे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपको एन बताया हुआ है कि 5 इसलिए आप 5 फुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और 1 तक कर देंगे। सही है, यानी आपको पूरा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। CDF क्या है 0.01024। सही है, फिर आपने इसका निकाला 0.0768। आप 0.0768 को 0.01024 से प्लस करेंगे तो आपके पास 0.0187 आ जाएगा। सही है, एक सेकंड। सही है, जैसा मैं कह रहा था कि आपके पास आ जाएगा। फिर ये क्यूमुलेटिव रेंज क्या बन रही है? क्यूमुलेटिव रेंज ये है कि 0 से आपके पास शुरू हो रही है, 0 से लेकर 0.01024। फिर इसी तरीके से आप क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री बनाते हैं, वैसे ही है, ये एक्चुअली क्लास बाउंड्री से ज़्यादा मिलता जुलता है। 0.01024, फिर आप नीचे 0.01024 0.07, फिर उसके नीचे 0.087 से आपने 0.3174 निकाला ये, फिर उससे नीचे 0.63, फिर उससे नीचे 0.663 से लेकर 0.922। सही है, इसी तरीके से आप 1 तक ले जाएंगे। और आप ये fx जब तक बनाएंगे एक्चुअली जब तक ये 1 ना हो जाए, क्योंकि CDF का टोटल 1 होता है। यहाँ पे हमें n बताया हुआ है 5, इसलिए हम यहाँ का हमें पता है कि भाई 5 तक 0.0999 यानी 1 के करीब पहुँच जाएगा। सही है, यहाँ के पास इसकी टेबल बन गई। अब यहाँ पर इसका क्या काम है? यहाँ μ1 और μ2 आप जो है रैंडम वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। x1 और x2 कहाँ से आया अब आपके पास? 0.642 आप समझें, आप 0.642 चेक करें यहाँ पर किस क्यूमुलेटिव रेंज के बीच में आ रही है। 0.642 जो है थर्ड के बीच में आ रही है, क्योंकि इसकी देखें 0.3174 से लेकर 0.663 आपके पास आएगा 0.642। 630 से कम है तो ये थर्ड में आएगा। देखें यहाँ पर थर्ड लिखा है, राइट, तो हमने थर्ड लिख दिया। इसी के 0.414 414 कहाँ तक है? वो भी थर्ड में आ रही है, राइट, हमने थर्ड में लिख दिया। इसी तरीके से आप सब की वैल्यूज़ नीचे तक लिखते जाएंगे। सही है, कि कौन सा जिस रेंज में आ रहा है उसकी आप x की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कर देंगे, दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके लिख देंगे, सिंपल। फिर आप बता देंगे क्या ये 8 से ग्रेटर है? नहीं। क्या ये 4 8 से ग्रेटर है? नहीं, 0 लिख देंगे। अगर होगा तो 1 वरना 0। जैसे यहाँ पर 9 आ रहा है, क्या ये 8 से ग्रेटर है? हाँ, तो हमने 1 लिख दिया। सही है, इस तरीके से आप 100 वैल्यूज़ के साथ ये करते रहेंगे। सही है, फिर आप कमेंट एक लिख देंगे जो आप लिखना चाहेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सिमुलेशन एस्टिमेशन एज अ वैल्यू ऑफ 0.02 विच हैज़ एन एरर ऑफ प्लस माइनस 0.02 विच कैन बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल वैल्यू विद द मिनिमम एरर। प्लस ये एक्चुअली प्लस माइनस 7 लिखा हुआ है। सही है, इस तरीके से वाला प्रैक्टिकल भी ख़त्म। अब प्रैक्टिकल 4 पे आ जाते हैं। लेट x1 एंड x2 बी 2 रैंडम वेरिएबल्स ईच विद x1 प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा की दी हुई है 1 और प्रोबेबिलिटी इसमें दी हुई है अल्फ़ा की 2। अब देखिए यहाँ पर चेंज आ रहा है, ये लास्ट से मिलता जुलता है पर चेंज एक आएगा, दिखाता हूँ। लेट y बी द टर्न रैंडम वेरिएबल व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एनालिटिकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी y एक्सीड्स 5 से ज़्यादा ग्रेटर निकाले, लास्ट ऑफ आर्ट था। नाउ सपोज दैट यू डोंट नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम एंड स्टिल वांट टू प्रोबेबिलिटी, कंडक्ट अ सिमुलेशन फ्रॉम पोजॉन। लास्ट ऑफ पाइनोमियल से था, इस बार पोजॉन से है। और अगर आप चेक करें इस बार, तो इस बार जैसे n उधर सेम थे, इधर n या जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, मतलब आपको अलग अलग लिखनी है। विद 100 एप्लीकेशन टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी, कमेंट ऑन द एक्यूरेसी। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, y x1 x2 होता है, जब भी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 3 हो गया, y की वैल्यू ग्रेटर दैन 5 आपको निकालना है। आप निकालते रहेंगे। एक्सपोनेंशियल -3, ये आपके पास पता होगा आपको, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है, सॉरी पोजॉन का फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा माइनस एक्स होता है, सॉरी 3 लैम्डा ओवर लैम्डा की वैल्यू फैक्टोरियल। 3 क्या है? x है, लैम्डा आपको वो 0 दिया हुआ है। सही है, आप वैल्यू बढ़ाते रह रहे हैं। एक सेकंड मैं ज़रा चेक करूँ ये, सॉरी आई सपोज मैं उल्टा कह रहा था। जैसे अभी मैंने कहा कि मेरी भी इसके लिहाज से क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम हुई है, ये है कि एक्सपोनेंशियल एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो एक्सपोनेंशियल का मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। नोट पैड में मैं खोलूँ। सही है,
ये नहीं होता, ये पहले वाले प्रैक्टिकल का ही है। इसका होता है एक्सपोनेंशियल, सही है। एक्सपोनेंशियल जिसको आप ई से कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको करके साथ साथ दिखा रहा हूँ, ई सही है। एक्सपोनेंशियल की पावर में आप लिख लो तो, लेकिन आप खैर मैं पावर में सिंपली करके दिखा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट ही आ जाता है पावर की वैल्यू तो। खैर माइनस अल्फ़ा, यानी जो लैम्डा वैल्यू होती है, लैम्डा जो वैल्यू होती है उसके बजाय हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू इस्तेमाल कर लें। मैं जब यहाँ पे लैम्बडा ही लिख रहा हूँ, सही है। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, सही है। ये पावर से उतरे नीचे, मल्टीप्लाइड बाय क्या कहते हैं, एक्स, सॉरी लैम्डा, सही है। फिर उसकी पावर एक्स, और इन सबको डिवाइड बाय फिर कर देते हैं आप एक्स फैक्टोरियल से। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की पावर एक्स पर डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, याद रखिएगा, सही है। अब इसके लिहाज से हम आगे बढ़ते हैं कि आपने बस यहाँ पर एनालिटिकली निकाला है कि एक्सपोनेंशियल की पावर -3 रखी, -3 आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है जो आपने ये निकाली है, लैम्डा का जब अल्फ़ा की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। एक एक करके आपने 5 स्टार रखी वैल्यू, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप जैसे निकाल सकते बता सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर दैन 5 है, और ग्रेटर दैन 5 हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास n ही 5 था। यहाँ में ग्रेटर दैन 5 निकालने को कहा गया है क्योंकि, और डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे निकल नहीं सकती, इसलिए आप 1 माइनस करवाएंगे तो, क्योंकि हमें लेस देन, हम 1 से माइनस करा देंगे लेस देन किससे, तो आपके पास ग्रेटर तक की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास आ गया 0.0839, ये ग्रेटर देन की वैल्यू है, सही है। अब आ जाता है मैं x1 जब p लैम्डा 1 हो। x1 के लिए आप, अच्छा अब इसमें देखेंगे जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि क्या मसला है यहाँ पे। चूँकि यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो आप पहले लिखेंगे 0, x इज इक्वल्स टू x। इससे क्या मुराद है मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। ये वैल्यू फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी पोजॉन का यही वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, सही है। एफ एक्स आपने पुट करा, वही क्यूमुलेटिव रेंज बनाया कि 0 से लेकर 0.3678, फिर 1 पुट करा। अगर x 1 हो और लैम्डा यानी अल्फ़ा 3 हो तो फिर क्या होता है, आपने इस तरीके से पुट करा, जब भी वैल्यू सेम ही आ रही है बस, लेकिन आपने इसको जो है फिर आपने 0.7356 से प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 0.36 से लेकर 0.7365, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 3 4 5 6। आप ये जब तक करते रहेंगे जब तक आपके पास वैल्यू 1 से जितनी करीब आ सकती नहीं आ सकती। अगर मैं सच कहूँ तो ये और आ सकता है, और ये 10 तक जा सकता है, लेकिन हमने 6 तक इसको यहाँ पर इसलिए रोका है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 0.99995 आ गया, और इसके आगे फिर जो वैल्यू से जो प्लस हो रही थी, चूँकि हम जो प्लस कर रहे, जैसे यहाँ पे आया देखिए, अगर आप चेक करें तो ये 4 की पावर -4 की पावर 10 -4 है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है ये, सही है। इससे और कम होती जा रही थी, जैसे 4 की पावर या 7 की पावर मल्टीप्लाई 10 की -6। तो आप जितना भी प्लस करते हैं ये एक्चुअली 1 तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी या आई मीन 1 तो कभी भी हो नहीं सकता ना, राइट, प्रॉबिलिटी तो कंटिन्यूस में एक तरीके से, क्योंकि आप जितना भी निकालते रहें, इसलिए आप उतना निकालें जितना आप करीब पहुँच सकते हैं। हमने 6 तक निकाला, जितना हम करीब पहुँच सकते थे हम इसलिए निकाल लिया। तो ये क्यूमुलेटिव रेंज आपने वैसे ही बनाई जैसा आपने बनाई है, और हमने बस बोल दिया कि भाई 0.9995 है, ये 1 बना नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया कि भाई तकरीबन इक्वल टू 1 है, जो ऑफकोर्स बन रहा है ये 1, सही है। फिर आपने x2 किसी तरीके से निकाला, 2 में क्या फ़र्क था और 1 में क्या फ़र्क है, अलग क्या है इसमें, इसमें यह है कि इसमें अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर जैसे आप 3 पुट कर रहे थे, यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर जैसे भी आप 3 पुट कर रहे थे पहले वाले सिमिलर क्या कहते हैं एनालिटिकली, तो यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, यानी अल्फ़ा 2। जैसे मैं आपको अगर फॉर्मूला लिख के बताऊँ एक बार, तो होगा एक्सपोनेंशियल की पावर -2 जो लैम्डा होता है यानी अल्फ़ा, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर यानी लैम्डा की पावर -x यानी 0 डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, राइट। वैल्यूज बस पुट करी, आपने वहाँ तक निकाला जहाँ तक आपके पास 1 है। देखिए यहाँ पर 0.9985 तक पहुँचा, इतने आराम से 0.9999 नहीं आ सकता, और मैं बता सकता हूँ कि ये और लंबा भी जा सकता है, लेकिन जितना आप निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से 6 7 8 वैल्यूज़ काफ़ी होंगी तब तक करीब पहुँचने के लिए। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव रेंज की टेबल बना लेगा जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में बनाई थी, सही है, कि 0 से लेकर 1.353
फिर 0 से 1353 से लेकर यानी ऊपर वैल्यू को नीचे रखें, फिर यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दें, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे रख दें, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दें, फिर इसे ऊपर वाली वैल्यू नीचे रखें, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दें। सही रेंज बना दें। फिर अच्छा सिमुलेटेड जो वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, टेबल है इसका एक्चुअली, ये रहा टेबल। सही है, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, टेबल के नीचे आना चाहिए था। भाई है μ1 और μ2 आप पुट करेंगे, x1 और x2 पुट करेंगे। μ1 क्यों निकाला है? क्योंकि अल्फ़ा 1 के लिए है, और ये μ2 किसके निकाला है? ये अल्फ़ा 2 के लिए। ये x1 है, ये अल्फ़ा 1 वाले टेबल के लिए, अल्फ़ा 2 वाले टेबल के लिए है। तीनों में को फिर आप दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा याद रखिएगा इसमें 0.566 है, ये 0.566 जो है आप ये अल्फ़ा 2 वाले टेबल में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये μ1 है, ये आप देखेंगे अल्फ़ा 1 वाले टेबल में कि भाई 0.563 जो भी है कहाँ आ रहा है। इसी तरीके से आप μ2 वाला जो टेबल है वो आप अल्फ़ा 1 वाले टेबल में नहीं, अल्फ़ा 2 वाले में देखिएगा, उससे फिर x की वैल्यूज पुट करिएगा। फिर आप ये x1 और x2 प्लस कर देंगे, ग्रेटर देन 5 है वही पुट कर देंगे, प्रोपोर्शनल है, जो भी आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा। राइट, 100 तक आपने निकाली, डिवाइड कर दिया, 0.07 है, आपके पास फॉरवर्ड चार्ट बना था, उसके लास्ट से आंसर आ गया। इसके साथ ही मैं 1 से 4 तक प्रैक्टिकल अभी बना रहा हूँ, फिर मैं 5 से आगे वाले प्रैक्टिकल आगे बनाऊँगा।